बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सो कोई क्वेश्चन? चलो। On the face of it, US लग रहा है कि US is trying to contain the whole war, जो कि full scale war now between Israel and Iran. अगर हम because now as we see कि Gaza was a catalyst, not the origin of the war. तो उसमें you think कि US जो जिस तरह पोर्ट्रे कर रहा है कि मैं वॉर को रोक रहा हूँ, उसमें उसने वॉर को रोकने की कोशिश की एक्चुअली में, या उसने सिर्फ अपनी फेस सेविंग किया एज बिकॉज ट्रम्प वांटेड टू बी द नोबल प्राइज विनर उसमें, तो उसने वो करने की कोशिश की कि एक्चुअली में उसने वर्क किया टुवर्ड्स अ पीस प्लान और सीज फायर? मेरा ख्याल है जो यूएस प्रेसिडेंट हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एक कोशिश है दुनिया में पीस लाने की। उसके मोटिव्स पर्सनल भी हो सकते हैं, वो नोबेल प्राइज़ वाला भी मोटिव ठीक है, प्लस ही वांट्स टू लीव अ लेगेसी ऑफ नॉट ऑफ अ वॉर टाइम प्रेसिडेंट बट अ पीस टाइम प्रेसिडेंट, जो पीस दुनिया में दे के गया जितना भी दे गया। सो वो उसका फोकस है। लेकिन चूंकि अमेरिकन स्टेट बड़ी अग्रेसिव स्टेट है, वो बिलीव करती है डोमिनेंस के ऊपर, तो यकदम उसको चाइना वाली पॉलिसीज या सॉफ्ट स्टेट में लाना डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी पॉसिबल नहीं है। सो वाइल ही वुड वांट के पीस हो जाए, लेकिन अमेरिकन स्टेट इतनी स्ट्रांग है कि एक प्रेसिडेंट उसको टर्न नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको कॉन्फ्लिक्ट और पीस मिक्स चलाना पड़ेगा। तो वाइल ही मे वांट पीस इन मिडल ईस्ट, बट ही कैनॉट स्टेप बैक फ्रॉम सपोर्टिंग इजराइल ऑल्सो, बिकॉज उसकी इस्टेब्लिशमेंट बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत डीप कनेक्टेड है। तो इसलिए ये इनका दोनों का एक बैलेंस सा चलेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप की डिज़ायर होगी कि उधर पीस हो जाए, लड़ाई बंद हो जाए। इजराइल अपनी बात से बाज नहीं आएगा। ईरान ये जो लास्ट वॉर हुई है उसके बाद उसकी हालत थोड़ी सी उतनी रीच और कैपेसिटी नहीं है, सैंक्शंस की वजह से उसके पास फाइनेंशियल मसल भी उतना नहीं है। तो ये इस किस्म का मिक्स चलेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप की कोशिश होगी कि मिडिल ईस्ट में पीस आ जाए। क्या ये पीस आएगा? दैट इज़ अगेन अ वेरी बिग क्वेश्चन। फ़िलहाल जो सिम्टम्स और इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई लॉन्ग टर्म पीस होगा, बिकॉज पीस तभी सर्वाइव करेगा जब दोनों साइडों को एक इक्वल या फेयरली इक्वल बारगेन मिलेगी। वो मिलने के चांसेस कम हैं। मेरा ख्याल है जब तक फ़लस्तीनियों के लिए टू स्टेट फार्मूला नहीं आएगा तो वो ये पीस करके कहाँ जाएंगे। यस, वो टेम्परेरी पीस और ट्रूस रूल मान लेंगे कि आज के बम बंद हो जाएं, आज की लड़ाई बंद हो जाए। इस वक्त वो रिस्पॉन्स की पोजीशन में इतना नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ़िलहाल तो ऐसे इंडिकेटर्स नहीं है। मिनिमम टू स्टेट सोल्यूशन है जो इसको पीस की तरफ ले जा सकता है। अभी तक टू स्टेट के कोई इंडिकेटर्स नहीं नज़र आए कहीं भी। सर उसमें भी ये था कि जिस तरह फ्रेंड्स अभी मोहम्मद बिन सलमान विजिटेड द यूएस, उसमें टू स्टेट सोल्यूशन की ही बात हुई है कि सऊदी अरब चाहता है कि वो अब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन कर ले, लेकिन द ओनली थिंग स्टॉपिंग देम इज कि वो टू स्टेट सोल्यूशन जो है उस पर कॉन्स्टेंटली ट्रंप ने कहा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, वी आर टॉकिंग अबाउट द टू स्टेट सोल्यूशन। देखें, सऊदी अरब की मजबूरी है कि वो ऐसा पीस अकॉर्ड नहीं करवा सकते जिसमें टू स्टेट सोल्यूशन है। उसके बाद फ़लस्तीनी उनको किधर लेके जाएंगे? पाकिस्तान का भी स्टांस बड़ा सिंपल है कि अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो टू स्टेट सोल्यूशन आना चाहिए। टू स्टेट सोल्यूशन में ये है कि जो दूसरी स्टेट बनेगी उसमें फ़लस्तीनी बैठ जाएंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सेप्टेंस होगी। जब फ़लस्तीनी एज ए नेशन एक्सेप्ट कर लेंगे तो पाकिस्तान के लिए भी चलना आसान हो जाएगा, सऊदी अरब के लिए भी चलना आसान होगा। सो मेरे ख्याल है इसकी फाउंडेशन में टू स्टेट का फार्मूला होगा तो ये सारा अब्राहम अकॉर्ड वाला जो सिलसिला है ना, कुछ सक्सेसफुल चलेगा। उसके बगैर मुश्किल नज़र आता है। अभी जो आपने टू स्टेट जो आपने बात की अभी, क्या हम अगर उसको तस्लीम कर लेते हैं, क्या उसका असल मकसद यही नहीं हो जाएगा कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें? नहीं, ये क्वेश्चन हम का तो है नहीं बीच में ना। अगर टू स्टेट सोल्यूशन बन जाता है उसका मतलब है कि इसराइल और फ़लस्तीन दो मुल्क बन जाते हैं, ठीक है। और इसराइल की स्टेट जो उनसे अगर वो फ़लस्तीन को एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर सारे मुसलमान एक्सेप्ट कर लेंगे। हम इसराइल को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? हम इसलिए नहीं एक्सेप्ट करते कि वो फ़लस्तीनों की जगह पे काबज़ है जी। अगर फ़लस्तीन की स्टेट बन जाती है, उन्हें स्टेट के राइट्स मिल जाते हैं, वो खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर सारी दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी। फिर तो नॉर्मल स्टेट होगी। फिर वो लड़े ना लड़े, दो मुल्क आपस में करते रहेंगे, जो भी होता रहेगा। तो जब उनको अपनी जगह से बेदखल हुए, जब उनको जगह मिल जाएगी और उनको एक्सेप्टेबल हो जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम सबको एक्सेप्ट करना पड़ जाएगा।
सर क्वेश्चन ये था कि अगर ये सारा एरिया ही फ़लस्तीन की कैटेगरी में आ रहा है कि उन्हीं का सारा एरिया है, तो इसराइल की जगह जब है ही नहीं तो फिर 2 स्टेट कैसे बनेगी? देखिए 2 स्टेट आप किस स्टेट से लेते हैं? जब ये इसराइल की स्टेट बनी तो उससे लेते हैं, बाद में लेते हैं। देखिए जब भी जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है ना, वो हिस्ट्री में फ्रीज नहीं हो सकती। अभी अफगान हमें कहते हैं कि ये ड्यूरेंट लाइन नहीं, हम नहीं मानते, क्योंकि एक टाइम था ड्यूरेंट लाइन नहीं थी। ठीक है, तो अगर वो उसको हिस्ट्री को लेके बैठे रहेंगे तो हल नहीं होगा। तो हिस्ट्री इवॉल्व करती है, तो आपको किसी स्टेट में मानना पड़ेगा कि ठीक है, हम गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, ये एक इसराइल स्टेट बन गई, ये फ़लस्तीनी स्टेट बन गई। ठीक है, अभी तो उनके पास कुछ भी नहीं ना, किसी का राइट नहीं है। दुनिया में फ़लस्तीनी स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। इसराइल तो फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसका पासपोर्ट है, यूएन का मेंबर है, सारा कुछ है। उसको रुकावट क्या है कि चंद मुल्क उसको एक्सेप्ट नहीं करते। पाकिस्तान नहीं एक्सेप्ट करता, मिडिल ईस्ट के कुछ नहीं करते, कुछ मुसलमान मुल्क नहीं करते, कुछ मुसलमान मुल्कों ने किया हुआ है। सो उसकी प्रेजेंस तो है। तो अगर ये दोनों मिल के, इसराइल और फ़लस्तीनी मिल के अपना एक फार्मूला बना लेता तो फिर हमारी तो उससे और कोई दुश्मनी, हमारी दुश्मनी की एक ही वजह फ़लस्तीनी है। जहाँ तक सुना हुआ था कि कायद आज़म ने जब बात की थी, उन्होंने कम्प्लीटली कहा था कि हमने एक्सेप्ट नहीं करना इसराइल को। तो यहाँ के अगर पाकिस्तान की अगर बात करें तो पब्लिक का जो प्रेशर आएगा वो कैसे कैटर करेंगे? नहीं, कायद आज़म ने क्यों कहा था, किस लिए एक्सेप्ट नहीं करना? इसकी आई थिंक वही ब्रिटिश की जो हिस्ट्री रही थी उसके बाद उन्होंने कहा था सिर्फ फ़लस्तीन की वजह से। ठीक है, हमारी तो इसराइल के साथ कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रही। ठीक है, अगर आप अपनी नई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेंगे तो हमने इंडिया के साथ हमारा प्रॉब्लम है, इसराइल के साथ भी ले लेंगे, और भी हो सकते हैं प्रॉब्लम। लेकिन इन चीज़ों से हम किसी मुल्क को एक्सेप्ट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कायद आज़म ने फ़लस्तीनियों के लिए, अगर फ़लस्तीनियों को स्टेट मिल जाती है, वो अच्छी है, बुरी है, बड़ी है, छोटी है, अगर फ़लस्तीन एक्सेप्ट कर लेते हैं, मिडिल ईस्ट के लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो पाकिस्तान का फिर क्या बेसिस रह जाएगा उसके साथ ना चलने का? सर जैसे कि अभी आपने कहा कि लॉन्ग रन में ये जो है ना चीज़ सेटल होनी चाहिए, तो सर अगर हम इस चीज़ को देख के चलते हैं तो सर उनका जो असल मोटिव है सर आगे जाके क्रिएट करने का, यहाँ पे हैकल सुलेमानी और इस टाइप की जो चीज़ें वो आगे हॉली लैंड के नाम पे बनाना चाहते हैं, तो सर वो जिस एरिया को टारगेट करते हैं सर, वो तो सर पैलेस्टाइन अगर उनको नहीं मिलता तो वो फ़लस्तीनियों का तो सर एहतजाज और वो सब कुछ सर वैलिड है। फिर तो देखें आगे जाके वो क्या करना चाहते हैं, ये तो कंजेक्चर्स ही है ना। ठीक है, अगर फ़लस्तीन को स्टेट मिल जाती है, इसराइल को अपनी स्टेट मिल जाती है, दोनों के बॉर्डर स्टैब्लिश हो जाते हैं, वो अपने बॉर्डर के अंदर जो मर्जी बनाएं, वो उनका है। फ़लस्तीनी अपने बॉर्डर में जो मर्जी बनाएं, उनका काम है। देखें आज के दौर में स्टेट्स के बॉर्डर जब इस्टेब्लिश हो जाते हैं, वो चेंज करने बड़े मुश्किल होते हैं। ये पिछली सदी का स्टार्ट में थे कि मुल्क कब्जा करते थे, जगह रख लेते थे, छोड़ देते। अभी नहीं ऐसा होता। इनका जिस दिन बॉर्डर स्टैब्लिश हो गया, इनके अपने अपने लिमिट्स और जोन्स बन जाएंगे, उसके अंदर जो मर्जी करें। डिपेंड करता है कि ये जो तकसीम है ये कैसी है। इस पे अभी हम कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज 2 स्टेट फार्मूला अभी तक सामने आया ही नहीं है। वो आएगा तो उसमें एक होगा कि इधर तक लेते हैं, वो कहेंगे नहीं इधर तक करते हैं, कहीं बातचीत में फिर कहीं ना कहीं स्टेट सेटल हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, इसी वजह से मुझे लगता है कि ये ज़्यादा देर पा नहीं होगा, बिकॉज 2 स्टेट पर पहले फार्मूला लेके आना, फिर उस पर एग्री करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। फ़लस्तीनियों की डिमांड ज़्यादा होगी, इसराइल की डिमांड अब उस तरफ से ज़्यादा होगी, तो इसको कहीं बैलेंस आउट करना बड़ा मुश्किल। बट इफ़ दैट गेट्स सेटल्ड और 2 स्टेट्स की एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है, तो फिर पाकिस्तान को भी एक्सेप्ट करना पड़ जाएगा। फिर तो आप बीच में से रह नहीं सकते। लेकिन दिस इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टेंस टू ट्रेवल। इट्स नॉट दैट ईजी कि ये 2 स्टेट फार्मूला कहने से नहीं आ जाएगा कि हम 2 स्टेट एक्सेप्ट करते हैं तो ये नहीं है कि 2 स्टेट बन जाएगी। उसके बाद एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, मतलब एक इंच पे इन्होंने लड़ना है कि ये जगह हमें आ जाए, कैपिटल किधर है, जेरूशलम को कैसे तकसीम करेंगे, बाकी कैसे तकसीम करेंगे, गोलान हाइट्स का क्या बनेगा, उधर से क्लेम है, लेबनान के क्लेम्स हैं, उधर से सीरिया के क्लेम्स आ जाएंगे। तो इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स थिंग। बट वन लाइनर इज, इफ 2 स्टेट फार्मूला इज एग्रीड स्पेशली बाय पैलेस्टीनियंस, देन वी हैव नो राइट। फिर हमारा तो काम ख़त्म हो जाएगा। But it's not just the Palestinians, because if आज Palestinians मान जाते हैं, Iran has their proxies all around, like Houthis हैं, Hezbollah है, Hamas उनका एक तरह से proxy है, तो वो they won't let it slide that easily. यही सबसे बड़ा मसला है जो हमने लास्ट टाइम भी मैंने कहीं बातचीत की थी गज़ा के मुतालिक, तो उसमें प्रॉब्लम ये था कि ईरान का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन ईरान ऑन बोर्ड नहीं आएगा तो हिजबुल्लाह, हूथीज़ और ये सारे एलिमेंट्स चलते रहेंगे।
तो टोटल पीस तो 2 स्टेट फार्मूला से भी शायद नहीं आएगा, लेकिन एक पार्शियल पीस उस जोन में आ जाएगा। उसके बाद ईरान पर प्रेशर और बढ़ जाएगा कि फ़लस्तीनियों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप ये प्रॉक्सीज क्यों चला रहे हो। बट ईरान को ऑन बोर्ड लाना ज़रूरी होगा और वो आना बहुत मुश्किल होगा। 2 स्टेट से मिडल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होगी, लिमिट हो जाएगी। हाँ जी, और कुछ क्वेश्चन, एनीथिंग? लाइक पाकिस्तान की क्या कंट्रीब्यूशन एंड टुवर्ड्स दिस वॉर, मतलब अभी तक हमने क्या देखा कि वो क्या कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान का पूरी कोशिश ये है कि फ़लस्तीनियों को सपोर्ट किया जाए जिस तरह भी किया जाए। पाकिस्तान का स्टांस जनरली बहुत ठीक होता है। टर्की भी ट्रेड कर रहा है इसराइल के साथ, दूसरे मुल्क भी इसराइल के साथ ट्रेड चल रही है, लेकिन पाकिस्तान नहीं चलाता ट्रेड। पाकिस्तान से आप इसराइल ट्रैवल नहीं कर सकते, हालांकि उन मुल्कों से अक्सर ट्रैवल हो जाता है। उस पर पाकिस्तान का स्टांस ठीक है कि आप फ़लस्तीनियों को लीड में रखें, अगर उन्हें एक्सेप्टेबल होगा तो हम चल पड़ेंगे। देखिए, जब इसराइल और ईरान की जंग हुई तो उसमें पाकिस्तान गालिबन वाहिद मुल्क था जो ईरान के साथ स्टैंड किया, जिसने इसराइल को कंडेम भी किया। सो पाकिस्तान इस मामले में बिल्कुल, ये जितनी यहाँ पे स्पेकुलेशन चल रही है सब कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, जिधर को वो चलेंगे, जो उनको एक्सेप्टेबल होगा उसके साथ चलेंगे। ईरान की जब जंग हुई इसराइल के साथ तो पाकिस्तान ने उसको कंडेम भी किया। उसके खिलाफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन लाए थे इसराइल के खिलाफ और या जंग बंदी का, वो भी पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड था। इट वाज सपोर्टेड बाय रशिया एंड चाइना, लेकिन लीड उसमें पाकिस्तान की थी, टेबल पाकिस्तान ने किया था। और उसमें इसराइल को कंडेम करने, ज़ाहिर वो पास नहीं होना था, उधर वीटो है, बट वो टोन डाउन होते होते जो रेजोल्यूशन आखिर पे अडॉप्ट हुआ वो भी पाकिस्तान का दिया हुआ था। सो पाकिस्तान स्टूड विद द राइट कॉज। तो हमें अपना ज़्यादा अंडर प्ले नहीं करना चाहिए अपना रोल, हम अच्छा रोल प्ले कर लेते हैं। तो इस वक्त भी हम उसी में। देखिए, सऊदी अरब को हिम्मत नहीं हो रही कि इसको अब्राहम अकॉर्ड को एक्सेप्ट कर ले, जस्ट बिकॉज ऑफ द पब्लिक प्रेशर। वो जो है, अगर हम एक्सेप्ट करेंगे, हमारे पर भी पब्लिक प्रेशर है, हमारी गवर्नमेंट्स नहीं मैनेज कर सकती। लेकिन अगर उस पर 2 स्टेट फार्मूले की तरफ कोई चीज़ बात चल जाती है तो फिर यस, फिर पॉसिबल हो जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा सर, 2 स्टेट की हम बात कर रहे हैं और एक इसराइल को एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों समहाउ एक चीज़ नहीं है, दोनों डिफरेंट है। क्योंकि जब 2 स्टेट एक्सेप्ट करेंगे तो इसराइल तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा ना। 2 स्टेट के बाद आप इसराइल को एक्सेप्ट करें ना करें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, वैसे ही मेरा रैंडम क्वेश्चन है कि ये दोनों देखें, चीज़ें एक आपके एक्सेप्ट करने ना करने से आज इसराइल को क्या फ़र्क पड़ता है? यूएन की मेंबरशिप उसके पास है। वो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर ने एक नक्शा बनाया हुआ है, वो दिखाता होता है कि ये मुल्कों ने एक्सेप्ट कर लिया और हमने इसको सारे को एक कलर में ले जाना है। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है कि इतने मुल्कों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, वर्ल्ड में नेचुरली उसकी उतनी वो नहीं है। यूएन का उसके पास मेंबरशिप है, यूएन ने उसे एज ए कंट्री एक्सेप्ट किया हुआ है। तो आप एक्सेप्ट करें या ना करें, इट डजंट मेक माई डिफरेंस। हमारा कंसर्न इसराइल पे हम ओवर फोकस हो जाते हैं। हमारा फोकस सिर्फ फ़लस्तीन पे कि फ़लस्तीनी ठीक हैं, वो खुश हैं, उन्हें अपना मुल्क मंजूर है। जिस दिन मंजूर हो जाएगा तो काम ठीक हो जाएगा। अगर वो बैठ के उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, ये हमारा बॉर्डर है, ये हमारा, ऐसे हम रहेंगे, ऐसे हम ट्रेड करेंगे, तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। सर, आपने कहा कि फ़लस्तीनी अगर खुश हैं तो हम लोग भी खुश हैं, तो सर आपका क्या ख्याल है कि अगर एक हिस्सा जो कभी भी इसराइल का था ही नहीं, वो अगर सर फ़लस्तीनी उनके साथ शेयर करेंगे तो क्या ख्याल है सर, क्या वो खुश रह सकेंगे सर? देखें, अगर फ़लस्तीन एज ए स्टेट और एज ए नेशन एक एग्रीमेंट कर लेते हैं तो हमें फिर उस पर कोई राइट ख़त्म हो जाएगा हमारा। फिर हमारा उस लड़ाई में नई लड़ाई तो हम क्रिएट नहीं कर सकते। खुश रह सकते हैं, नहीं रह सकते, ये तो देखें, पर अफगानिस्तान वाले ड्यूरेंट लाइन पे खुश नहीं है। यस सर। ठीक है, हमारे इंडिया के साथ डिस्प्यूट है, हम खुश नहीं है। चाइना के इंडिया के साथ डिस्प्यूट है, वो खुश नहीं है। बांग्लादेश के इंडिया के साथ डिस्प्यूट है, वो खुश नहीं है। तो ये डिस्प्यूट तो रहते होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या स्टेट्स ख़त्म हो जाती हैं? क्या इन पर स्टेट्स लड़ाई पे चली जाती है? नहीं जाती। तो इस किस्म के डिस्प्यूट शायद रहेंगे, लेकिन वो डिस्प्यूट्स जो एज ए नेशन उनको कॉम स्टेटहुड दे दें, उनको लैंड दे दें, उनको एक मुल्क दे दें, दैट इज़ ऑल। वो खुश रहेंगे, नहीं रहेंगे, वो तो फिर कौन खुश है? लाहौर में लोग खुश नहीं, ठीक है, कभी बिजली नहीं आती, कभी पानी नहीं आती, कभी कुछ हो जाता है, ट्रैफिक बंद हो जाती है, मैं खुश नहीं। तो खुश रहना इज़ प्रॉब्ली नॉट अ क्राइटेरिया, बट एज ए नेशन एक्सेप्ट हो जाना, एज ए नेशन स्टेट मिल जाना। देखो, बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ था, उन्होंने एक वॉर ऑफ लिबरेशन एज दे से वो लड़ी, क्या उसके बाद खुश हो गए? नहीं हुए। ठीक है, क्या वो वापस पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर जाएंगे? नहीं करेंगे।
तो ये ऐसी द रियल लाइफ इज़ लाइक दैट। इस लॉजिक के साथ तो यूक्रेन और रशिया का भी यही है कि यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ रशिया एट सम पॉइंट, तो रशिया फिर क्यों यूक्रेन के अंदर इतना इन्वॉल्व है कि नेटो आए ना आए, वो नेटो ज्वाइन करे ना करे, तो रशिया शुडंट हैव अ चॉइस इन इट। तो इट्स द सेम विद इजराइल पैलेस्टाइन। अगर पैलेस्टाइन 2 स्टेट्स में आके डिफरेंट अलग भी हो जाता है, इजराइल विल हैव a huge say, not just a little say, a huge say in what happens in Palestine. तो फिर भी वो लोग सप्रेस तो रहेंगे ही। देखें, जो यूक्रेन और रशिया की है वो बेसिस उसका नहीं है एक्चुअली। उसका जो बेसिस आप कह रही हैं उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री था, तो जब ये सोशलिज्म राइज किया तभी लिए ना, तो फिर सारे मुल्क दोबारा वापस अपनी हिस्ट्री पे चले गए। ठीक है, जब ये सोवियत यूनियन था उस वक्त भी इन मुल्कों का टेक्निकली इंडिपेंडेंट स्टेटस था। अभी जो इनका डिस्प्यूट है वो एक जोन का है जिसके अंदर रशियन आबाद हैं, हिस्सा वो इनका है, वो कश्मीर टाइप सिचुएशन बन गई है। रशिया कहता है इधर चूंकि हमारे लोग आबाद हैं, आप हमारे से इनको ठीक नहीं रखते तो हम इसको लेना चाहते। टेक्निकली स्टांस देखें तो रशियन स्टांस गलत है। वो क्यों ट्रिगर हुआ? देखें, जब आपके मुल्क में सही पॉलिटिक्स नहीं होंगी तो फिर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, मुल्क तबाह हो जाते हैं। जर्मनी तबाह हो गया था, फ्रांस तबाह हो गया था, यूक्रेन तबाह हो गया। यूक्रेन नेटो की तरफ जा रहा था, ठीक है, तो इनका जो शुरू का एग्रीमेंट था कि नेटो और दोनों मुल्क दूर रखेंगे आपस में, तो रशिया ने कहा अच्छा आपने सारे मेरे से जो अंडरस्टैंडिंग है वो वायलेट कर रहे हो, आप नेटो ला रहे हो, चलो मैं भी कर लेता हूँ। उन्होंने कहा इस मुल्क ने किया है तो मैं इसको सजा देता हूँ, उसने हमला कर दिया। ठीक है, यूक्रेन ने क्या किया? इन्होंने गेम खेली है EU की और अमेरिका की, नॉट रियलाइजिंग अपने मुल्क के इंटरेस्ट के हैं, तो वो वॉर में जंप कर गए और आज फंसे हुए। तो इसलिए हिस्ट्री के चीज़ें ठीक भी होती हैं, लेकिन उसके ऊपर जो इवेंट्स सुपर इम्पोज हो रहे होते हैं उनको भी कौमों को ठीक हैंडल करना चाहिए। अगर उनको ठीक हैंडल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाते हैं। यूक्रेन को इस जंग से बाहर रहना चाहिए था। बाकी इसराइल के साथ डिस्प्यूट चलते, बॉर्डर के चलते, बातचीत उसके रशिया के साथ वो चलते रहते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होती रहती, ठीक हो जाते हैं। सर, जो डोनाल्ड ट्रंप के 20 पीस पॉइंट्स हैं उसके अंदर जो फौज मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज से आकर गजा के अंदर वो होगी, उसके हवाले से आप क्या देखते हैं इसको कैसे? देखिए, उसके ना बहुत सारे प्रॉब्लम हैं फौज को लाने के। ऑल्दो पाकिस्तान भी मेंटली प्लान कर रहा है कि अगर जाना पड़ा तो किस सिचुएशन में जाएंगे, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारी फौज एक तरफ इजराइल से लड़ रही हो और एक तरफ हमास वालों से लड़ रही हो। ठीक है, तो अभी उसका फ्रेमवर्क कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा जिसके तहत पाकिस्तान या मुस्लिम वर्ल्ड उसमें फौज भेज सकेगी। टर्की वैसे ही इजराइल ने कह दिया टर्की नहीं जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम आएंगे, इसीलिए ये शेप नहीं ले रही अभी तक। उसको फौज भेजने के लिए भी बहुत सारा काम की ज़रूरत है। सबसे बड़ा रोल है कि उस फौज का रोल क्या होगा, वो करेगी क्या, उसका इख्तियार क्या होगा, उसका कंट्रोल किसके पास होगा, कमांड किसके पास होगी, उसका रिस्पांस कैपेसिटी क्या होगी, क्या वो जवाब दे सकेगी, नहीं दे सकेगी, या वैसे ही शोशा के लिए जाना है। तो उसके अंदर अभी तक बहुत क्वेश्चन है, अभी तक प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि ये जाएगी भी या नहीं जाएगी। सर, फिर ये जो 20 पॉइंट्स है मतलब ये टेम्परेरली वर्ल्ड को खुश करने के लिए, मतलब कि दुनिया में ये दिखाने के लिए कि मैं ये पीस ला सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं। देखें, उसने एक फ्रेमवर्क ला के टेबल पर रख दिया, ठीक है, 20 पॉइंट का एजेंडा है, वो डिस्कशन होते होते 10 पॉइंट पर रह जाए, 15 पर रह जाए, 22 पे चला जाए, 26 पे चला जाए, एक फ्रेमवर्क टेबल पे तो आया ना। जब भी कोई डिस्कशन होगी एक फ्रेमवर्क टेबल पे रखा जाता है, उस फ्रेमवर्क पे ये उसके अपने बाइसेस होते हैं फ्रेमवर्क के, लेकिन जब आखिर पे चीज़ जाती है, जो भी हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करते रहे, वो दूसरी साइड अपना फ्रेमवर्क रखते हैं, हम अपना रखते हैं, तो फिर डिसाइड करते हैं चलो किस वाले को इम्प्रूव करते हैं। फिर डिस्कशन करते 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 जो आखिरी चीज़ होती है वो इनिशियल फ्रेमवर्क से काफ़ी दूर होती है। तो इसलिए उस फ्रेमवर्क पर कभी तक कोई बैठ के कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। एक होता है ना, कोई कॉन्फ्रेंस है, सारे मुल्क डिबेट कर रहे हैं या कोई लीगल लोग आगे, नहीं, अभी तक नहीं है। एक फ्रेमवर्क है, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, अभी तक उस पर बातचीत हो रही है। तो जब तक वो स्टेज पे आएगा कि इस पर किसी ने साइन करने हैं, तो इस फ्रेमवर्क में शेप चेंज होगी। हमास के बारे में आपकी अपनी राय क्या है? एक तरफ है ना कि हम वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, फिर कुछ लोग कह रहे हैं टेररिस्ट हैं, फ़लस्तीन हमास के साथ ही नहीं खड़े हुए, मतलब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स आती हैं। तो आपकी अपनी हमास के बारे में क्या राय है? देखिए, हमास फ़लस्तीनी हमास के साथ नहीं खड़े भी हैं और नहीं भी खड़े, ठीक है। फ़लस्तीन के अंदर भी हर मुल्क में फैक्शंस होती हैं। हमें ना आइडियलिस्टिक सिचुएशन
नहीं मिलेगी कभी भी। हर जगह कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान बना था, बहुत सारे लोगों ने कहा था नहीं बनना चाहिए, मुखालफत की थी, लेकिन बन गया था और बनने के बाद ठीक है सारों ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो टेररिज्म है ना, ये जो भी बंदा वायलेंस करता है वो किसी का हीरो होता है, किसी का टेररिस्ट होता है, हर जगह ही है। ये ईस्ट पाकिस्तान में थे, मुक्ति बानी थे, वो उनके हीरो थे, हमारे टेररिस्ट थे, ठीक है। ये जो तालिबान है अगर हमारे लिए टेररिस्ट हैं तो किसी के लिए हीरो भी हैं, तभी तो जाके वो करते हैं। तो इसी तरह हमास भी किसी का टेररिस्ट है और किसी का हीरो है। प्रॉब्लम ये है कि हमास एक्चुअली अगर हिजबुल्लाह देखें तो वो तो ईरान ने सपोर्ट करके बनाई थी। हमास खुद ही इंतफादा से निकली और खुद ही खड़ी होगी। तो हमास जब मैदान में आ गई और अपनी उसने हैसियत प्रूव कर दी तो उसको भी ईरान ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो जब हम कुछ लोग कहते हैं कि ये इजरायली इसके साथ नहीं खड़े तो उसके अंदर ये ईरान कनेक्शन भी चल पड़ता है। तो अगर आप लेंस लगाएं कि ये ईरान की प्रॉक्सी है तो बहुत सारे इस पे व्यू और है। अगर आप लेंस लगा लें कि ये इजराइल के ख़िलाफ़ लड़ने वाले फ़लस्तीनी हैं तो आप इसको दूसरा व्यू लेना पड़ जाएगा। अगर आप लेंस पहन लें वेस्ट का और इजराइल का तो ये प्योर टेररिस्ट नज़र आएंगे। तो ये डिफरेंट लेंस से डिफरेंट साइट्स पे नज़र आएंगे। सर वैसे जो एक आप कहने के राय है ज़्यादा लोगों की कि एक जगह है, लोग हैं, उनकी आर्मी ही नहीं है, तो अगर उनमें से चंद लोग उठते हैं और उनके लिए उनको सपोर्ट करते हैं तो वो डिक्लेयर्ड आर्मी नहीं भी है तो हमास का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है समहाउ। तो मतलब मुझे उसमें कॉन्फ्लिक्ट की दूसरी साइड की समझ में नहीं आती। कौन सी साइड? जिसमें उसको नेगेटिव पोर्ट्रे करते हैं। मैंने कहा ना कि जिसने जो ऐनक लगाई है उसने उससे देखना है। इजराइल ने कहना है ये मुल्क ही नहीं है, इसकी फ़ौज होनी नहीं चाहिए, इनके पास वेपन ही नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनको तो माजर कैंपों में जाना चाहिए, तो उसे वो टेररिस्ट नजर आएंगे। मुल्क की जब डिक्लेयर नहीं करेंगे तब तो ठीक है, सही, तो उसे टेररिस्ट नजर आएंगे। जब फ़लस्तीनी कहेंगे कि हमारे पास तो फ़ौज नहीं है तो हमारे पास तो यही पत्थर है, हम मारेंगे, ठीक है, चाहे वो हमास मारे चाहे हिजबुल्लाह मारे, तो वो तो कहेंगे मारेंगे, तो यही हमारी लेजिटिमेट डिस्कशन फाइट है। तो अगर फ़लस्तीनियों के पॉइंट से देखें तो लाइट फाइट बिल्कुल लेजिटिमेट है। अगर वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लेजिटिमेट नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें लेजिटिमेट है। भाई उनको आप आर्मी रखने की इजाज़त दे दो तो वो हमास ख़त्म हो जाएगी, स्टेट बनने दो उनको। तो ये है, क्या हमास के एक्शंस ने इजराइल फ़लस्तीन का फ़ायदा किया, नुकसान किया, ये एक अलहदा डिबेट है। क्या गज़ा में इतनी तबाही होनी चाहिए थी? क्या उसकी कैपेसिटी थी पंगा लेने की इतना बड़ा, या उसको अभी नहीं करना चाहिए था, या इस इजराइल को कन्फ्रंट करने का कोई और स्ट्रेटजी रखनी चाहिए थी? ये सारे क्वेश्चन हैं जो हिस्ट्री में डिबेट होते रहेंगे। बिकॉज जितनी गज़ा में तबाही हुई है, क्या यही एंड स्टेट चाहिए थी हमास को और इस फ़लस्तीनियों को? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या इससे कोई बेहतर काम हो सकता है? देखिए आज लड़ाई के बहुत सारे तरीके और हैं। ईरान यहाँ पे बैठा है, उसने प्रॉक्सीज खड़ी की हुई हैं, उसका लड़ने का अपना तरीका है। क्या हमास ईरान का एजेंडा पूरा कर गई? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, उसकी लेजिटिमेसी और एंगल है, उसकी स्ट्रेटजी का और एंगल है। वो लेजिटिमेट होके भी गलत काम कर सकती है और वो टेररिस्ट होके भी सही काम कर सकती है। तो ये तो जिस एंगल से आप देख रहे हैं उसी एंगल से आएगा। रिसेंटली जो हुई है उलमा कॉन्फ्रेंस, उसके ऊपर क्या स्टेटमेंट है कि आर्मी को मुकम्मल सपोर्ट शो कर रहे हैं एक तरफ, और इसकी क्या एक पिक्चर आ रही है उसके साथ? मैंने फ्रैंकली नहीं फॉलो की, मैं लोकल पॉलिटिक्स जनरली फॉलो नहीं करता। क्या था, क्या एजेंडा क्या था उसका? उसमें ये था कि मेरे ख्याल से सारे उलमा ने, मतलब जो बेसिक मेन सेक्टर्स हैं, मतलब जैसे कि जो बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, उनके बड़े उलमा ने आके हमारे जो आर्मी साहब हैं उनके लिए बैत की है कि हम आपको मुकम्मल सपोर्ट करते हैं और मतलब आप ऑल इन ऑल हैं। ये उलमा को ऑन बोर्ड रखने का सिलसिला कुछ 15-20 साल से आर्मी भी करती है, गवर्नमेंट भी करती है। इतनी वाज़ेह पहले कभी कॉन्फ्रेंस हुई है? मुझे गाइड कीजिए। हुई है। इसका पर्पज़ आर्मी को बैत करना या ऐसी चीज़ नहीं है कि बेसिकली एक कंसेंसस, जनरल कंसेंसस रखना है टेररिज्म के ख़िलाफ़। क्योंकि जो ये TTP वगैरह लड़ रहे हैं वो भी अपने झंडे पर कलमा लगा के फिर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये ग्रो क्यों किया? उस वक्त ग्रो किया जब हमारे रिलीजियस माइंडसेट जो था हमारा, उसके अंदर डाउट था कि ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है। फिर वो आपने अभी देखा होगा काफ़ी अरसे से इनको खारजी डिक्लेयर किया गया। तो ये उलमा को उस लाइन पे रखना ज़रूरी है कि भाई एक तरह सोचो, मुल्क के लिए सोचो, क्योंकि लोग इनकी बड़ी फॉलोइंग है।
तो इसलिए ये पीरियडिकली कभी बड़े लेवल पे कभी छोटे लेवल पे कॉन्फ्रेंसें होती रहती हैं। परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें वो एक कराची का यंग आलम था, उसने बड़े क्वेश्चन भी किए थे परवेज़ मुशर्रफ को, बड़ी तकरीर चली थी कुछ अर्सा। वो ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है हमारा, हमें जो प्रॉब्लम है वो बड़ा मुश्किल है कि इस्लाम के नाम पर हम लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और उसके अंदर शिया है, सुन्नी है, वाबी है, देवबंदी है, हमारी इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट है। इन सारों को एक जगह पे लाना और इनकी सोच को जनरली लाइन रखना, तो ये उस तरफ एक कार्रवाई होती है। ये कोई बैत लेने की नहीं, वो कोई एग्जोबरेंट मुल्ला होगा जिसने कह दिया होगा कि हम आपकी बैत करते हैं। बेसिकली तो उधर तकरीरें ये होती हैं कि एक मैसेज जाए कि टेररिज्म ठीक नहीं है, ये गैर इस्लामी है, ये खारजी हैं, इनको सपोर्ट नहीं करनी, तो वो ज़रूरी है। वरना तो एक ज़माने में पंजाब में धमाके होते थे, पंजाब के लोग उनको घर भी देते थे, गाड़ी भी देते थे, तो काफ़ी कम हुआ है, इसका काफ़ी कंटेन हुआ है। तो ये काम गालबन चलना चाहिए, डिफरेंट फॉर्म्स में चलना चाहिए। आप डिबेट कर सकते हैं कि वो इधर होनी चाहिए, उधर होनी चाहिए, कितने मौलवी आने चाहिए, मेथड पे बातचीत हो सकती है, इसकी नीड बहुत ज़्यादा है। सर आई थिंक सो कि अभी ईरान में एक ऑनगोइंग है, कोई डिबेट है जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के जो डेलीगेशन हैं, इवन कि पाकिस्तान, चाइना और डिफरेंट रशिया के भी हैं, और जो काबल है उसने मतलब डिनाई किया कि हम इसमें हिस्सा नहीं लेते। वो मेनली इसलिए है कि जो टेररिज्म है जो कि स्टार्ट हो रहा है अफ़गानिस्तान की सरजमीन से, उसके हवाले से रोकने के लिए, तो अफ़गानिस्तान ने उसको डिनाई किया कि हम नहीं इसमें इसका हिस्सा भी नहीं बनते, और ये वजह क्या है कि क्यों वो इससे पीछे हट जाते हैं। दूसरा जो जिरगे का सिस्टम है, जिरगे का सिस्टम, यस, देखिए जो तो है ना, ईरान में कोई भी डिस्कशन होगी तो वो रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी वो सबको इनवाइट करेंगे। अफगानिस्तान जाता है नहीं जाता ये उनकी चॉइस है, प्रॉब्लली नहीं जाएंगे। वजह यह है कि ईरान ने बहुत अरसा नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया और नॉर्दर्न अलायंस और इन तालिबान की आपस में नहीं बनती। नॉर्दर्न अलायंस इस वक्त थोड़ी वीक है, तो इसलिए एक अमन का सिलसिला चल रहा है। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पीछे, तो ईरान अफगानिस्तान को में बहुत सारे काम होने वाले हैं। अभी ताजिकिस्तान में वहाँ से हमले हुए हैं, चाइनीज़ मारे गए हैं, उनके ईरान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं, ताजिकिस्तान के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, इधर से हमारे साथ चल रहा है, लोकल इंटरनल प्रॉब्लम है। तो न जाने से हल नहीं होती। मेरे से मशवरा मानते तालिबान गवर्नमेंट को उधर जाना चाहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, आ जाए, किसी की माननी थोड़ी, डिबेट ही है ना, तो करें डिबेट। तो डिबेट से निकलना कोई सलूशन नहीं होता। तो अभी तक अफगानिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स पर अपनी एक्सेप्टेबिलिटी क्रिएट नहीं करवा सका। ये पाकिस्तान के साथ भी बातचीत जो हुई है, वो एक पॉइंट लेके बैठ जाते हैं, नहीं डिस्कशन नहीं। वो सऊदी अरब नहीं बात करा सका, कतर नहीं करा सका, टर्की नहीं करा सका, तो वो बिल्कुल उन्होंने दरवाज़ा बंद किया हुआ है। दरवाज़ा बंद करने से काम नहीं चलेगा, ये अंदर से स्टेट कोलैप्स करना शुरू हो जाएगी। माई फियर इज़ कि सूनर और लेटर अफगानिस्तान के अंदर दोबारा एक इंटरनल लड़ाई स्टार्ट होगी, ठीक है। जब उधर इकोनॉमिक हालात ख़राब हो जाएंगे, ये फैक्शंस आपस में टूटेंगी, तो दोबारा लड़ाई स्टार्ट होगी। इससे पहले कि उधर ऐसा हो, इन्हें अपनी गवर्नमेंट कंसोलिडेट करनी चाहिए और उसके लिए जो दुनिया के तरीक़ाकार हैं उनको इख्तियार करें। जिरगा बहुत पुराना सिस्टम है, जिरगे की लीगल वैल्यू तो कभी भी नहीं रही। ये जिरगा पंजाब में भी होता है, ठीक है। जिरगा एक मुशावरत का तरीका है कि बुज़ुर्ग बड़े बैठ जाते हैं या मुख्तलिफ ट्राइब्स के लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं और एक चीज़ डिस्कस करते हैं और बाय कंसेंसस हर चीज़ का हल निकालने की कोशिश करते हैं। लीगल कभी भी नहीं रहा, ट्रेडिशनल है। तो पंजाब में भी पंचायत होती थी, ठीक है, कभी कभी वो लीगल भी थी। तो ये इसी जोन में चलता रहेगा। तो जिरगे के फ़ायदे हैं। जिस तरह उलमा का हमने कहा बैठ के एक मसला डिस्कस करके उसका हल निकालना है, जिरगे का भी यही काम है। जिरगे का प्रव्यू जो सा होता है वो ज़्यादा लोकल प्रॉब्लम्स पर होता है। तो कोई मसले मसाइल आएँ, गवर्नमेंट के साथ आएँ, जिरगा बैठता है, कोई गवर्नमेंट के पास फिर प्रपोजल लेके जाता है। जिरगा पहला हिस्सा होता है आपस में कंसेंसस। दूसरा हिस्सा जिरगे का होता है कि उस जिरगे के नुमाइंदे फिर सरकार के पास या जिसके पास प्रॉब्लम हो, फौज के पास, वो अपने मुतालबात या सजेशन या प्रॉब्लम लेके जाते हैं, हल निकल आता है। चूँकि इन इलाकों में डेमोक्रेसी नहीं थी, इसलिए जिरगा ज़्यादा इफेक्टिव था। जब डेमोक्रेसी होती है, यही चीज़ असेंबली में डिस्कस हो रही है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में डिस्कस हो रही है, तो वो एक ऑल्टरनेट रूट है। अभी उनको अब्जॉर्ब कर लिया, वहाँ पे इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों कुछ अर्सा पैरेलल चलेंगे, फिर कोई ना कोई सिस्टम डेवलप कर जाएगा।
थैंक यू वेरी मच।